नमस्कार, मैं हूँ स्वाति खंडेलवाल। आप सभी का स्वागत है। आज के शो में एक बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोदी सरकार 2 की सबसे बड़ी उपलब्धियों में नई शिक्षा नीति भी शामिल है। एक्सपर्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ना सिर्फ गेम चेंजर बता रहे हैं, बल्कि इसे नए भारत की उम्मीदों का केंद्र बिंदु भी बता रहे हैं। और इस गेम चेंजर पॉलिसी को लाने का श्रेय जाता है हमारे एचआरडी और एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को। निशंक जी उत्तराखंड के एक बेहद बड़े नेता हैं और साथ ही एक पहुंचे हुए कवि भी हैं। इनकी कई किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आज निशंक जी से हम खास चर्चा करेंगे शिक्षा नीति के साथ-साथ कई और अहम मुद्दों पर। निशंक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। आपका स्वागत है जी बिज़नेस पर। शिक्षा के क्षेत्र पर कोरोना का प्रभाव बड़ा है और आगे अब किस तरीके का रास्ता दिख रहा है सर? स्कूलों को कब तक खोलने की अनुमति होगी पूरी तरह? और मामले क्योंकि फिर से बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार की क्या तैयारियां हैं इससे निपटने के लिए? ये बात सही है कि आपने कहा कि कोविड का प्रभाव बहुत व्यापक है और रहा भी कठिन है। और कब खुलने की अनुमति, आपको मालूम है कि हम लोगों ने पहले सभी राज्यों पर छोड़ दिया था कि राज्य जब चाहें तब अब परिस्थितियों को देखते हुए खोल सकते हैं। लेकिन फिर बीच में बहुत तेज़ी से कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं, ऐसी चीज़ जो सूचनाएं मिली हैं कि वो एसओपी का ठीक से पालन नहीं हो रहा है, तो उसके कारण कुछ स्थानों पर ये बढ़ा था स्कूल खोलने के बाद। तो अब हमने ये कहा है गृह मंत्रालय की और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार कि वो अभिभावक का भी परामर्श करें और अभिभावक के परामर्श के बाद उसकी सहमति से वो स्कूलों में आए और एसओपी का पूरी तरीके से राज्य सरकार पालन करें। और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे प्रदेशों में स्कूल जो पहले 9 से 12 खुल रहे थे, अब वो बढ़ गए हैं। हम लोगों ने भी नवोदय विद्यालयों को अभी खोलने का निर्णय लिया है, केंद्रीय विद्यालय को खोलने का निर्णय लिया है और काफ़ी अच्छी संख्या में आप ये बच्चे आ रहे हैं। ये कोशिश है कि वो किसी तरीके से एसओपी का ज़रूर पालन करें। मुझे लगता है कि जो गृह मंत्रालय के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, यदि इन निर्देशों का पालन ठीक से करेंगे तो दिक्कतें नहीं होंगी। जिन लोगों ने पालन किया, कुछ स्टेट ने तो अपने प्राइमरी से भी शुरू कर दिया और वहाँ स्थिति सामान्य है। तो मुझे लगता है कि राज्यों से हम ये लगातार अनुरोध करते रहेंगे कि वो इसका ख्याल रखें और अभिभावकों की सहमति से और विद्यालय प्रबंधन और अध्यापक ये सारा परामर्श करने के बाद वो स्कूलों को खोलें। सर, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे। स्कूल की फीस को लेकर काफी चर्चा की जा रही थी कि इसे कम करना चाहिए या एटलीस्ट इसमें कोई एनुअल बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? बच्चों के माता-पिता सरकार को लिख रहे हैं, आप इसे कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्कूल इसका पालन करे? और क्योंकि बच्चे घर पर हैं और स्कूल में आने-जाने का एटलीस्ट खर्च तो नहीं हो रहा है, तो क्या रैशनलाइजेशन वहाँ आपको दिखता है होते हुए? और आप उसके लिए क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, जब कोविड की ये महामारी उस चरम पर थी, ऐसी स्थिति में शुरू में जब हम लोग तैयार नहीं थे और अचानक ये संकट पूरी दुनिया से होकर के गुजर रहा था, हम भी अछूते नहीं थे। तो ऐसे समय में भी उस समय मैंने अपील की थी कि सभी शिक्षण संस्थानों से कि वो इस वर्ष शुल्क की बढ़ोतरी न करें। लेकिन शुल्क न दें, ये विषय बिल्कुल अलग है। ये राज्य, आपको तो मालूम है कि राज्यों का विषय है और राज्यों से भी हमने अनुरोध किया है कि वो अभिभावक, अध्यापक और संस्था तीनों की परिस्थितियों को देखें और बच्चे के भविष्य से जुड़े हैं ये तीनों लोग। तो उनसे परामर्श करने के बाद राज्य सरकारें जो भी उचित हो सकता है उसको सब कुछ करें और बहुत सारे राज्य सरकारों ने इस दिशा में कदम उठाया और अब तो धीरे धीरे सामान्य स्थिति हो गई है।
सर, हाल ही में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इस पर हम आपसे कुछ और डिटेल्स के बारे में बातचीत करना चाहेंगे। मुख्य विशेषताएं और उन पर क्या नए अपडेट्स हैं, आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं सर। बहुत बड़े व्यापक सुधार और परिवर्तन के साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसकी बहुत खूबसूरतियाँ हैं। जैसे स्कूली शिक्षा में हमने 10+2 को ख़त्म कर दिया, अब 5+3+3+4 है। और जो 5 वर्ष हैं पहले के शुरू किए, उसको भी 3 और 2 में बांटा है। 3 वर्ष प्री प्राइमरी में जो आंगनबाड़ी है, उसमें जो बच्चा जाता है वो किस तरीके से उसको उभारा जा सकता है, खेल खेल में, खिलौने के माध्यम से। क्योंकि ये जो बच्चा है ये 3 वर्ष से और 6 वर्ष तक के बच्चे का मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा विकास होता है, ऐसे हमारे वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है। और जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है नई शिक्षा नीति के तहत। तो हम उस अवसर को भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो शुरू से ही बच्चा किस तरीके से, यदि 85% तक का विकास उसका इतने वर्षों में होता है, 6, 7, 8 वर्षों तक, 3 वर्ष से और 8 वर्ष तक, तो हम उसको और बेहतर बनाना चाहते हैं। इसलिए हमने पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली को ही ये जो 10+2 को जो घिसी पिटी व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया। अब 5+3+3+4 किया है। और वो भी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में उसकी अभिव्यक्ति आएगी। और 8वीं तक और उच्च शिक्षा तक भी यदि वो आगे जा सकता है तो पूरी राज्य कोशिश करें कि उसमें उसके विकास में भाषा बाधा नहीं पड़नी चाहिए, कि नहीं किसी दूसरी भाषा को ज़बरदस्ती सीखे और थोपें और तब जा कर के वो करें। ऐसा इस नई शिक्षा नीति में पूरा खुला वातावरण है। अब अपनी मातृभाषा में इंजीनियर भी बनेगा, अपनी मातृभाषा में डॉक्टर भी बनेगा। इसका मतलब कि इंजीनियरिंग और जो डॉक्टरी की जो शिक्षण है वो भी उसकी मातृभाषा में उपलब्ध होगा, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इस नई शिक्षा नीति की खूबसूरती भी है, ताकि गांव का भी बच्चा, हर प्रदेश का बच्चा पूरी ताकत के साथ उभर करके आ सके। और फिर क्लास 6 से 6वीं कक्षा से वोकेशनल एजुकेशन, वो भी इंटर्नशिप के साथ ला रहे हैं। 6वीं से ही उसके हाथों का उसका जो अंदर का कौशल है, वो कौशल कैसे विकसित हो सकता है। और इंटर्नशिप के साथ अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान नहीं, जहाँ ये अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान है एक, और उसके साथ जो उसकी अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियाँ थी, सांस्कृतिकता से जुड़ना हो, और चाहे वो खेलकूद से हो, व्यायाम से हो, ये दूसरा उसके जीवन की जो गतिविधियां हैं इस तरीके की, वो एक पार्ट था। और तीसरा ये जो वोकेशनल एजुकेशन है, इन तीनों को एक साथ जोड़े। जो बीच में खाई थी उस खाई को ख़त्म कर दिया। अब एक तरफ उसी गति से अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान को उससे जोड़ेंगे, जीवन की विभिन्न विधाओं से जोड़ेंगे, और उसको फिर वोकेशनल स्ट्रीम के साथ, इंटर्नशिप के साथ उसको जोड़ करके उसके स्कूली शिक्षा तक वो तो इतना योद्धा की तरह हो जाएगा। उसका स्किल का इस सीमा तक का विकास होगा कि उसको दूसरों के कंधों पर उसके सहारे पर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि वो स्वयं भी खड़ा हो सकता है। और उसके आगे यदि देखेंगे तो इसको मूल्यांकन का भी तरीका भी टोटली अलग कर दिया। मूल्यांकन अब 360 डिग्री होलिस्टिक मूल्यांकन होगा, उसका चौमुखी विकास होगा, उसकी प्रतिभा का वो जो मूल्यांकन है वो स्वयं अपना मूल्यांकन करेगा, अध्यापक उसका मूल्यांकन करेगा, और उसका साथी भी उसका मूल्यांकन करेगा, उसका अभिभावक उसका मूल्यांकन करेगा। तो ये 4 लोग क्या नंबर दे रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, ये सब एक दूसरे से जुड़े होंगे। ये 360 डिग्री होलिस्टिक मूल्यांकन जब होगा उसका, और रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे, प्रोग्रेस कार्ड देंगे हम उसको, ये उसकी ताकत होगी कि क्या प्रगति कर रहा है, प्रोग्रेस क्या है। तो यदि देखेंगे तो वो जो उसका मूल्यांकन है उसको पूरी ताकत के साथ उभर करके आगे बढ़ाने के लिए लाएगा। और उसको जिस तरीके से वो आगे आएगा, आगे भविष्य की जो विषय हैं उसके उच्च शिक्षा में भी आप देखेंगे किसी भी विषय के साथ वो कोई भी विषय ले सकता है, कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं। वो इंजीनियरिंग के साथ वो
साहित्य को भी ले सकता है, वो साइंस के साथ जो है खेल को भी ले सकता है। वो जो उसका मन है उस के साथ वो उस चीज़ को लेगा जो जिसमें वो बहुत आगे बढ़ सकता है, जो उसको उसकी रुचि के विषय है। तो इसलिए वो बाधा भी दूर हो गई, पूरा खुला मैदान है। और फिर ये भी है ये व्यवस्था कि यदि जब चाहो आओ, जब चाहो तब जाओ। जब चाहो का मतलब यदि ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि आप एक ही साल में आपको लगता है ये विषय तो ठीक नहीं है, गलती हो गई मेरे समझ में नहीं आता है, तो आप छोड़ सकते हो, उसको दूसरा शुरू कर सकते हो। लेकिन वो जो छोड़ोगे तो हताश निराश नहीं होना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन यदि 2 वर्ष बाद भी ऐसी परिस्थिति आती है तो आपको 2 वर्ष में भी हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तो भी आपको डिप्लोमा मिलेगा और 3 वर्ष में आपको डिग्री मिलेगी। लेकिन यदि 1 या 2 वर्ष में कई बार कई परिस्थितियाँ होती हैं कि परिवार की परिस्थितियाँ इजाज़त नहीं दे पाती हैं, बड़ी परेशानी में रहते हैं, बीच में छोड़ना पड़ता है और फिर हताश निराश होते हैं, जीवन में बहुत निराशा भरा वातावरण छाता है। लेकिन अब हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप 2 साल में, जैसे मैंने कहा 1 साल में आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, 2 साल में डिप्लोमा मिलेगा। लेकिन यदि आप फिर 2 साल या 1 साल बाद आपको अब परिस्थितियाँ ठीक है, आपको लगता है कि मुझे अपना करियर बनाना है, अपना भविष्य उसी में संवारना है, तो अब आए वो जहाँ उसने छोड़ा था वहीं से वो शुरू कर दे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बना रहे हैं, ऐसा क्रेडिट बैंक बना रहे हैं जिसकी चाबी उसके हाथ में होगी और उसके जो पूरी निधि है वो जमा रहेगी वहाँ। जब वो लौट के आएगा, खोलेगा चाबी, बताइए वहीं से आगे करना शुरू कर देगा। अगले 5 वर्ष में हम 50,000 करोड़ रुपया केवल शोध और अनुसंधान के लिए करेंगे। और अभी तक देखिए आमूल परिवर्तन होगा। अभी तक बच्चों में चाहे IIT के हैं, IIIT के हैं, SR हैं, NIT के हैं, CU के हैं, ये तमाम IIM के हैं, अभी पैकेज की होड़ रहती थी बच्चों में। ये होता था कि नहीं कितने करोड़ का पैकेज मिल रहा है और कितने लाख का पैकेज मिल रहा है। अब ये पैकेज की होड़ और दौड़ खत्म हो जाएगी, अब पेटेंट की होड़ लगेगी हर चीज़ को। पेटेंट, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हम लोगों को नौकरी पाने वाले लोगों की श्रेणी में, कतार में खड़ा नहीं होना चाहिए, अब हमको नौकरी देने वाले लोगों की श्रेणी में आना चाहिए। पूरी दुनिया इतना बड़ा देश है, विजन की कोई कमी नहीं है, आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है। और अब करें ना, बढ़ें आगे, अपने स्टार्टअप तैयार करें, अपने लोगों को नौकरी दें। और इसलिए इसके लिए शोध और अनुसंधान करेंगे और देश के अंदर शोध और अनुसंधान की एक लंबी ऐसी कतार खड़ी होगी जो पेटेंट करेंगे। हम इस शिक्षा नीति के तहत टैलेंट को भी ढूंढेंगे। इस शिक्षा नीति के तहत हम उसको उत्कृष्ट को कंटेंट भी देंगे और इस शिक्षा नीति के साथ उसको टैलेंट को कंटेंट के साथ जोड़ करके पेटेंट तैयार करेंगे। ये पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के लिए एक अद्भुत वो होगा। वैसे भी आपको मालूम है कि हमारी नई शिक्षा नीति ये नेशनल भी है, ये इंटरनेशनल भी है, ये इनोवेटिव भी है, ये इंक्लूसिव भी है, इम्पैक्टफुल भी है और इंटरैक्टिव भी है। तो मुझे लगता है कि जो ये नई शिक्षा नीति है बहुत अच्छा है। और जैसे इसके तहत हम 100% तो स्कूली शिक्षा को करेंगे ही 2030 तक, और 2035 तक 50% तक GR उच्च शिक्षा में बढ़ाएंगे। अभी 3.5-4 करोड़ छात्र हैं। आगे यदि हम 50% तक लेके जाते हैं तो मुझे लगता है कि लगभग 3.5 करोड़ से भी अधिक छात्रों को, नए छात्रों को प्रवेश मिलेगा देश के अंदर। तो आप समझ सकते हैं 7-7.5 करोड़ छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। और तमाम दुनिया के देशों की इतनी आबादी नहीं है जितना कि हमारा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा छात्र होगा। सर, एक सवाल बहुत चर्चित है, वो ये कि नई जॉब्स कैसी होंगी, किस तरीके की शिक्षा आगे हो, क्या करिकुलम होना चाहिए, भविष्य की नौकरियां को ध्यान रखते हुए करिकुलम को बढ़ाने की क्या योजनाएं सरकार की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा है कि कक्षा 6 से हम वोकेशनल एजुकेशन ला रहे हैं, वो भी इंटर्नशिप के साथ ला रहे हैं।
तो जहाँ स्कूली शिक्षा से हम उसको बिल्कुल उसका सप्ताह में 2 दिन तो कम से कम ऐसे होगा बिना बस्ता के आएगा और वो प्रैक्टिकल करेगा, क्या सीखना चाहता है, उसके क्षेत्र में क्या चीज़ें ऐसी हैं जैसे उसका सीधे संपर्क संबंध होगा, उसके बढ़ाने में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और उधर हम IITs के साथ जैसे IIITs में भारत सरकार, राज्य सरकार और उद्योगों के साथ मिल करके संयुक्त रूप में IIIT को चला रहे हैं। तो जो उद्योगों को ज़रूरत है वो यहाँ पाठ्यक्रम तैयार होगा, मेरे जो छात्र हैं उभरेंगे, उन उद्योगों के अंदर घुसेंगे और अपनी पूरी प्रतिभा को देंगे। आज भी तो हमारे देश के सारे युवा पूरी दुनिया को चला रहे हैं। कौन सा देश है जिस देश में हमारे देश का नौजवान नहीं है जो उसकी प्रतिभा और उसकी मेहनत पूरी दुनिया उसका लाभ ले रही है। मेरा देश क्यों नहीं लेगा? हम यहाँ की प्रतिभाओं का लाभ इस देश के को श्रेष्ठतम बनाने के लिए करेंगे। और अब तो सब लोगों के जुबान पर आत्मनिर्भर भारत और विश्वगुरु भारत आ गया। हर दूसरा आदमी अब ये कहने लगे नहीं नहीं कुछ तो होगा, अब आत्मनिर्भर भी बनेगा देश और विश्वगुरु भी बनेगा देश, क्योंकि ये ज्ञान की महाशक्ति बनेगा हिंदुस्तान और उसका समय आ गया। तेजी से ये इस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं। निशांक जी, एक सवाल ये कि हायर एजुकेशन की जो गुणवत्ता विश्व स्तर पर हम कैसे आगे बढ़े। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं, विदेशी विश्वविद्यालय। हम कब तक ग्लोबल स्टूडेंट्स को भारत में अट्रैक्ट कर पाएंगे, इस पर क्या सरकार योजना बना रही है? हम कर रहे हैं, हम दुनिया के छात्रों को भारत में आकर्षित शुरू करें। आपको मालूम है स्टडी इन इंडिया के तहत हम दुनिया के लोगों को इधर बुला रहे हैं और आपको खुशी होगी जानकर कि स्टडी इन इंडिया के तहत 50,000 से भी अधिक छात्रों ने अपना नामांकन किया था। आपको ये भी खुशी होगी कि ऐसा नहीं है कि हमारे संस्थान विश्व की प्रतिस्पर्धा पर नहीं है। उसके 2-3 उदाहरण मैं आपको दूंगा। नंबर 1, हम स्पार्क के तहत दुनिया के शीर्ष 128-129 विश्वविद्यालयों के साथ अभी भी शोध और अनुसंधान कर रहे हैं, पूरी दुनिया के शीर्षतम विश्वविद्यालयों के साथ। नंबर 2, अभी हम ज्ञान में बाहर की फैकल्टी को इधर लाते थे, अब हमने ज्ञान प्लस कर दिया कि हमारी फैकल्टी भी बाहर जाएंगी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नंबर 3, आसियान देशों के 1000 से अधिक छात्र अब हिंदुस्तान में IITs में शोध के लिए आ रहे हैं कि अभी हाल में ही क्यूएस रैंकिंग में विश्ववार में दुनिया के 40,000 विश्वविद्यालयों के अंदर प्रथम 100 में हमारे 12 संस्थान आए। ये देश के लिए गर्व की बात है। पूरे विश्व में हमारी प्रतिस्पर्धा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही और अब तो जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत हम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। हमारे पास जो शोध और अनुसंधान की कमी थी और जो फैकल्टी की कमी थी उसके कारण जो है थोड़ा सा दिक्कत होती थी, और अब तो हमने नई शिक्षा नीति के तहत कह दिया कि दुनिया के शीर्षतम 100 विश्वविद्यालयों में से विश्वविद्यालयों को हम आकर्षित कर रहे हैं आए हमारे देश में, और हमारे भी शीर्ष विश्वविद्यालय विश्व में जाएं। हमारे कई IITs को निमंत्रण है, कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों को निमंत्रण है कि साहब आप हमारे देश में आकर के करें, और हम करेंगे। और इसलिए अब तो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का गंतव्य स्थान पर तेजी से हिंदुस्तान बन रहा है। अब यहाँ से छात्र बाहर जाएगा नहीं, सब कुछ उसको इधर मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमारी शिक्षा कमज़ोर है। यदि हमारी शिक्षा कमज़ोर होती तो मेरे IIT से निकलने वाले छात्र आज दुनिया में छाए हुए हैं, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, कितनी कंपनियों के नाम लूँ मैं, जिसके CEO हमारे हिंदुस्तान की इन संस्थाओं से पढ़ करके जाने वाले छात्र हैं। तो यह हमारी ताकत है। और किसने कहा कि हम विश्व की प्रतिस्पर्धा पर पीछे हैं? अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे भरोसा है कि मोदी जी की ये जो 6 साल उनके 6-7 साल में आपने देखा होगा क्या शिक्षा का किस तरीके से वैभव बढ़ा है। तभी तो लोग ये कहने लगे हाँ हिंदुस्तान अब पूरी दुनिया का शैक्षणिक गंतव्य का हब बनता जा रहा है। अभी हमने स्टे इन इंडिया भी किया है। जो छात्र बाहर जा रहे थे, अब उनको लगा कि हिंदुस्तान में तो इतना तेजी से परिवर्तन हो रहा है। IOE की संस्थाएं 20 IOE उत्कृष्टतम संस्थाएं हैं हमारी, जिसमें गैर सरकारी भी हैं और सरकारी भी हैं। अभी विश्व के फलक पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सर, 2-3 चीजें ये बहुत उभर कर आ रही है इस वक्त हमारे सामने। वो इंटरनेट और ऑनलाइन स्टडी के कारण एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज में काफी यहाँ ग्रोथ
प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, इनफैक्ट उनकी कंपनीज की परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया दिख रही है। भविष्य का दृष्टिकोण क्या है यहाँ पर? इस स्पेस में आगे किस तरीके के प्रावधान सरकार देगी? स्टार्टअप को कैसे इनकरेज करेगी? क्या प्रोत्साहन के लिए सरकार स्टेप्स उठाएगी? इस पर हमें ज़रूर आप अपडेट दीजिए सर। मुझे लगता है कि बात सही है कि ऑनलाइन वाली बहुत सारी कंपनियां वो उनके लिए वो छलांग मार दी उन्होंने, और उनको लगता है कि अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसकी संभावनाएं बहुत हैं, और इसलिए जो लोग अच्छा अच्छा पाठ्यक्रम होना चाहिए, कंटेंट बहुत अच्छा उत्कृष्ट होना चाहिए, और जो उनकी भाषा है उसकी सिखाने की है, जो अध्यापकों को बच्चों तक अपनी बात को पहुंचाने की, उसके मन के अंदर तक घुसने की बात है। तो इस तरीके की नित नए अच्छे अद्भुत उदाहरण आ रहे हैं, और मुझे लगता है देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भविष्य की रणनीति में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा रणनीति बना दिया है। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, और मुझे लगता है कि वहाँ निश्चित रूप में हम ऐसी कंपनियों को भी जो अपने उत्कृष्टता के लिए जाने जाएं, और जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार के साथ आगे आना चाहें, उनके लिए भी ये अच्छा मौका है, उनको आना चाहिए। सर, कोविड के चलते हमने देखा कि इंटरनेट लर्निंग अधिक शहरों में ज्यादा देखने को मिली, लेकिन रूरल और अर्बन के बीच में जो गैप है उसको मैचअप करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं, रूरल सेटअप हैं जहां पर एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि फिजिकल स्कूल्स नहीं चालू हो पा रहे। तो इंटरनेट की सुविधा रूरल में भी जाए, इसके लिए सरकार क्या करेगी? जो पिछड़े क्षेत्र हैं, पिछड़े वो तो हर ही जगह हैं जिनको स्मार्ट टेलीफोन के और इंटरनेट की सुविधा प्राप्त नहीं है, उनके लिए जैसे मैंने कहा पीएम ई विद्या के तहत, और जो वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म और वन चैनल वन क्लासरूम, तो एक क्लास के लिए एक चैनल, 32 चैनल स्वयं प्रभा के हम लोग चला रहे हैं। 32-33 चैनल, हर चैनल एक सब ये जो डीटीएच पर हम लोग उसको लेके आ रहे हैं, जियो पर लेकर के आ रहे हैं, टाटा स्काई पर लेके आ रहे हैं, हम सामुदायिक रेडियो के माध्यम से कर रहे हैं, हम विभिन्न माध्यमों से कर रहे हैं, लेकिन हमने बच्चों को नहीं छोड़ा है। हम अंतिम छोर के बच्चे तक पहुंचने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं, हमको सफलता भी मिल रही है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, और ये भी बहुत चर्चित सवाल है, सैलरीज को लेकर, टीचर्स को लेकर, क्वालिटी ऑफ टीचर्स को लेकर क्या कहेंगे आप? किस तरह से शिक्षकों के वेतन और शिक्षकों की गुणवत्ता को सुधारा जाए, इस पर क्या विचार है और किस तरीके के स्टेप्स लिए जाएंगे? ये जो गुरु है, ये जो शिक्षक है, इसको भगवान के सम माना है हमने हमेशा, और इसलिए उसका उतना बड़ा आधार है। और इसीलिए मैंने कहा था कि भविष्य में जो हम एनसीटी के तहत ला रहे हैं, और जिस तरीके से हमने अभी निष्ठा के तहत 92 लाख दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षणिक शिक्षक को प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम होगा। 92 लाख अध्यापकों को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं, और नित नए किस तरीके से उनका पाठ्यक्रम भी पूरा चेंज हो रहा है, बिल्कुल नए सोच के साथ, नए नवाचार के साथ हम इस प्रशिक्षण को दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि भविष्य में शिक्षक बनना सामान्य नहीं होगा, बहुत कठिन होगा। आईएएस बनना तो सरल होगा, लेकिन शिक्षक बनना कठिन होगा, और इसलिए निश्चित रूप में हम शिक्षकों को सम्मान भी देते हैं, और जहाँ तक आपने कहा कि वेतन का, उसको भी नई शिक्षा नीति के तहत हम रिवाइज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निशांक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि हमारी आगे एजुकेशन में भारत। बहुत बहुत धन्यवाद निशांक जी, हमारे साथ बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए, और हमें विस्तार से बताने के लिए कि आगे भारत किस तरह से एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है और क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। हम एक नया इंडिया जो बनाएंगे उसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।